हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. जाट, पॉलिटिकल साइंस। आज अपना टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसका क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसकी विवेचना दे रखी है। उच्चतम न्यायालय के बारे में, इसके एक विकास या संरचना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का गठन। सामान्य रूप से भारत में उच्चतम न्यायालय सन 1935 के भारत शासन अधिनियम की देन है, क्योंकि भारत में उस समय संघीय न्यायालय था और इस संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 28 जनवरी सन 1950 में, 28 जनवरी सन 1950 को भारत एक वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्वरूप में आया। प्रारंभिक रूप में संविधान में अगर देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधानिक या संवैधानिक संरचना के आधार पर मूल संविधान में 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो न्यायाधीशों की संख्या है 30+1। 30 न्यायाधीश होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। और ऐसी स्थिति में ये इसका एक संवैधानिक ढांचा है। आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली का विकास किया गया है और एकीकृत न्याय प्रणाली के आधार पर अपन कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत का एक संघीय न्यायालय है, भारत का एक अंतिम अपीलीय न्यायालय है। क्योंकि पहले एक संघीय न्यायालय में अंतिम अपील होती थी ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक वैधानिक स्वरूप वर्तमान में देखने को मिलता है तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी केंद्र और राज्यों के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली का विकास किया गया है। जिसका मतलब यह है कि भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि भारत का अभिलेख न्यायालय के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालयों के अधीन सामान्य रूप से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। और ये न्याय प्रणाली सामान्य रूप से एकीकृत रूप से एक विकसित की गई है ताकि भारत में एकीकृत स्वरूप को स्थापित किया जा सके। तो सबसे पहला इसका बिंदु है कि उच्चतम न्यायालय की संरचना या इसका गठन कैसा है। ये संवैधानिक ढांचा है और संवैधानिक ढांचे के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये इसकी संख्या है। समय समय पर इसी संख्या को संसद एक विधान के द्वारा अभिवृद्धि करती रहती है। दूसरा टॉपिक है कि न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए न्यायाधीशों के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो, अधिवक्ता के रूप में। और तीसरा एक बिंदु है कि राष्ट्रपति की अभिशंसा के आधार पर या राष्ट्रपति की नज़र में विधि वेता हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से यहाँ अपन ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसकी योग्यता में क्या आयु सीमा का निर्धारण भी किया गया है। क्या आयु सीमा, भारतीय संविधान में कहीं पर भी आयु सीमा का निर्धारण नहीं है कि जज बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका कहीं पर भी निर्धारित नहीं है, बल्कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को निर्धारित किया गया है। तीसरा बिंदु है कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सामान्य रूप से भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा न्याय नियुक्ति की जाती है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज आते हैं। इसके लिए सामान्य रूप से सन 1993 से एक सिस्टम है जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। और इसी कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक वरिष्ठतम पैनल होता है और ये पैनल एक अनुशंसा करता है किसको? राष्ट्रपति को। और इसी एक पैनल के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करता है। लेकिन इसी एक कॉलेजियम सिस्टम को सामान्य रूप से 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में चुनौती दी गई थी, जिसके तहत सामान्य रूप से भारत में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के आधार पर, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर इस सिस्टम को अवैध घोषित कर दिया और फिलहाल वही सिस्टम है जो पहले से प्रचलित है, जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। सामान्य रूप से इसमें यह देखा जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम में एक मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बहुमत के आधार पर न्यायाधीशों की सहमति आवश्यक है और ये सहमति मानने के लिए कौन बाध्य हैं? राष्ट्रपति बाध्य है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब की जाती है तो सामान्य रूप से कॉलेजियम सिस्टम का जो परामर्श है वो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है और राष्ट्रपति उसके आधार पर क्या करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद में अगर देखें कि सामान्य रूप से राष्ट्रपति न्यायाधीशों को क्या दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, जो संविधान के आदर्शों के आधार पर शपथ ग्रहण किया जाता है। और शपथ ग्रहण करने के बाद में सामान्य रूप से अगला बिंदु अपन ये कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है, या फिर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इनकी एक काल अवधि क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सामान्य रूप से 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश के रूप में काम करते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय संविधान में इनकी न्यूनतम आयु सीमा के ऊपर किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि उसको 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हों, या 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं, या राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेता हो। ऐसी स्थिति में कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर सामान्यतः राष्ट्रपति अगर किसी को एक न्यायाधीश बना देता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर देता है, पद और शपथ प्रक्रिया हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकता है। सामान्य रूप से अपन ये भी विवेचना करेंगे कि सामान्य रूप से 65 वर्ष की उम्र से पहले क्या न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है? तो इसके लिए भी सामान्य रूप से पद से हटाने की विवेचना की गई है। पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसको क्या कहते हैं? महाभियोग। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है और पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए सामान्य रूप से संसद में यह प्रस्ताव लाया जाता है, जिसका आधार क्या होगा? सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार। सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए सामान्य रूप से संसद, और संसद में भी लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के 100 सांसदों की सहमति पर यह प्रस्ताव लाया जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव रखा जाता है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों की सहमति से ये प्रस्ताव उस सदन के सभापति के पास आता है। और सभा के सभापति के आने के बाद में सामान्य रूप से कमेटी होती है, 3 सदस्य की कमेटी होती है। उस कमेटी के पास उस जिसके ऊपर ये सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार का एक आरोप लगाया गया, उस आरोपों की जांच करने के लिए एक 3 सदस्य कमेटी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, और तीसरा एक विधिवेता सदस्य होता है। और ये तीनों सदस्य मिलकर के इस बात को एक सिद्ध करते हैं कि वास्तव में एक न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगाए गए हैं दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार की। अगर वो एक इस श्रेणी में आता है तो ये रिपोर्ट उस सदन के सभापति के पास रखी जाती है, और उस सदन के सभापति ने उसके बाद में उस संकल्प प्रस्ताव को या उस महाभियोग प्रस्ताव को सामान्य रूप से उस सदन में एक ही सत्र में कुल सदस्य संख्या का तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाती है। और दूसरे सदन में भी अगर वो प्रस्ताव इस प्रक्रिया से पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है।
और राष्ट्रपति अपने आदेश निकाल करके उस न्यायाधीश को पद से पदमुक्त कर सकता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव खारिज नहीं होता है या प्रस्ताव गिरता नहीं है। नई लोकसभा अगर गठित होकर के आती है तो उसमें वो प्रस्ताव वापस एक पारित करवा लिया जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसद में महाभियोग की यह प्रक्रिया सामान्य रूप से एक ही सत्र में पारित होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में भारत में सन 1992-93 में यह प्रस्ताव डी रामास्वामी के खिलाफ आया था, लेकिन संसद में वो प्रस्ताव पारित नहीं हो चुका। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से अभी तक किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं उठाया जा गया। लेकिन अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से अगर एक कंसेप्ट इस आधार पर है कि वो सिद्ध कदाचार और दुर्व्यवहार का दोषी है, जिसके लिए क्या होगा, सामान्य रूप से उस सदन के सभापति के द्वारा त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। और इस त्रिसदस्यीय कमेटी की अगर अनुशंसा होगी तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, दोनों संसद के दोनों सदनों से वो प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, कुल सदस्यों संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को अगर संसद अनुमोदित कर देती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। इसके अलावा सामान्य रूप से अपन ये भी कह सकते हैं कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के ऊपर समय समय पर संसद निर्धारित करती है। फिलहाल वर्तमान समय में अगर देखें तो भारत के चीफ न्यायाधीश का एक वेतन 1 लाख रुपये है। इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों का वेतन एक 90,000 रुपये है। इसी प्रकार एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का 90,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन एक पर मंथ 80,000 रुपये है। और इसमें सामान्य रूप से एक जो उनकी एक रिटायरमेंट की उम्र होती है सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष, और उसके जो अंतिम महीने की एक वेतन होता है उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। 50% वेतन पेंशन के रूप में दिया जाता है ताकि वो निरपेक्ष और बिना दबाव के अपने एक न्यायिक निर्णय को एक सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो संरचनाएं हैं वो संवैधानिक ढांचे पर आधारित है, जिसका प्रारंभिक रूप संघीय न्यायालय था। और संघीय न्यायालय के बाद में एक भारत ने सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में भूमिका निभाई। और भारत का एकीकृत न्याय प्रणाली के कारण सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का यह संवैधानिक ढांचा है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर देखें कि ये तो था सुप्रीम कोर्ट की संरचना या गठन के बारे में। अगर इसके क्षेत्राधिकारों के बारे में देखें तो क्षेत्राधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। इसका निर्णय एक सर्वमान्य होता है, अंतिम होता है, अपीलीय न्यायालय होता है। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से उसके क्षेत्राधिकारों को कई भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में इसका विवेचना की गई है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को भी सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसी समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को अपन ये भी कह सकते हैं कि ये रिट क्षेत्राधिकार है, आलेख क्षेत्राधिकार है, या न्यायदर्शी क्षेत्राधिकार भी कहते हैं इसको, या इसको क्या कहते हैं, न्यायदर्शी क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। इसकी अपन विवेचना करेंगे कि सामान्य रूप से एक सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि वो मामले होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। सामान्य रूप से जिनकी सुनवाई डायरेक्ट एक सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, तो इनके 2 वर्गों में आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सामान्य रूप से एक भारत संघ के भी जो एक न्यायिक विवाद होते हैं भारत संघ के, जिसका मतलब होता है कि कोई सारवान, कोई विधिक पर्सन अगर जिसकी व्याख्या करनी होती है तो ऐसी स्थिति में
या फिर अपन कह सकते हैं कि भारत संघ वर्सेस राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि राज्य एवं राज्यों के मध्य किसी प्रकार का ऐसा विवाद जो विधि के सारवान प्रश्न पर आधारित हो। ऐसी स्थिति में विधि की व्याख्या करना एक आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति के जो विवाद हैं उनकी सुनवाई के लिए सामान्य रूप से आर्टिकल 131 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इनकी सुनवाई हो सकती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, या जिसको एक न्यायदर्शी क्षेत्राधिकार कहते हैं, या जिनको एक रिट आदेश कहते हैं, रिट आदेश या प्रलेख आदेश के रूप में भी जाना जाता है, ये समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसका संबंध होता है मूल या मौलिक अधिकारों से संबंधित। अगर भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत की न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देती है, ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में और हाईकोर्ट 226 के तहत, हाईकोर्ट 226 के तहत रिट या प्रलेख के संबंध में आदेश जारी कर सकता है, और ऐसी स्थिति में उनको समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई स्टेट सरकार या कोई प्राधिकृत संस्था या व्यक्ति समूह है या व्यक्ति उनके नागरिक अधिकारों का अगर हनन करता है, तो ऐसी स्थिति में वो किसका शरण ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक संरक्षण ले सकते हैं। इसके लिए सामान्य रूप से एक समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में या सुप्रीम कोर्ट न्यायदर्शी आदेशों के आधार पर इनकी सुनवाई करती है। और इसी के तहत क्या होता है, सामान्य रूप से न्यायालय 5 रिट जारी करता है, 5 आदेश जारी करता है, जिनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आदेश है जिसका नाम है प्रमादेश, तीसरा आदेश है जिसको कहते हैं प्रतिषेध लेख, चौथा आदेश है जिसका नाम है उत्प्रेक्षण लेख, और 5वां आदेश है अधिकार प्रश्न। इन आदेशों की क्षेत्राधिकार की व्यापकता हाईकोर्ट को ज़्यादा है। आर्टिकल जो 226 कहता है कि हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों से अलावा भी अगर स्टेट के कोई उद्देश्य या नागरिक अधिकारों का संरक्षण के संदर्भ में रिट आदेश की अगर आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को जो मिले हुए क्षेत्राधिकार हैं अनुच्छेद 32 के तहत, उससे ज़्यादा व्यापक हैं हाईकोर्ट के 226 के तहत के क्षेत्राधिकार। लेकिन दोनों की आदेश की जो एक शब्दावली है वो समान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है उसके कारणों का विश्लेषण करना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का यह नागरिक अधिकार है कि बंदी बनाने के कारणों को जानना, और उसको अगर गैर संवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत उसको क्या करेगा, उसके कारणों का विश्लेषण करेगा, और अगर वो संवैधानिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है या अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के माध्यम से आदेश जारी करवाया जा सकता है कि वो अपने कर्तव्यों की या दायित्वों का समुचित रूप से क्या करें, निर्वाह करें। प्रतिषेध लेख और उत्प्रेक्षण लेख ये दोनों ही न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाएं जारी करती हैं। सामान्य रूप से प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। जब किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं हो और ऐसी स्थिति में ऊपर वाला न्यायालय निम्न वाले न्यायालय को क्या करता है, प्रतिषेध लेख के माध्यम से आदेश देता है कि आप अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया को रोक करके लंबित मामले को ऊपर वाले मामले में या ऊपर वाले न्यायालय में भेज दिया जाए। ऊपर वाले का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कहता है। और उत्प्रेक्षण लेख में क्या होता है कि एक निम्न न्यायालय जिसका एक न्यायिक निर्णय हो चुका है, ऐसी स्थिति में न्यायिक निर्णय होने के बाद में एक लंबित मामले की जो फाइल होती है उसको ट्रांसफ़र करना और ऐसी स्थिति में उनकी एक न्यायिक संवैधानिकता की व्याख्या करना या उस मामले की जांच करना। और अधिकार परीक्षा के तहत ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सरकारी पद प्राप्त करता है कि उसने किस हैसियत से वो पद प्राप्त किया, उस हैसियत की योग्यता या संवैधानिक दायरे का विश्लेषण करने के लिए उस व्यक्ति से न्यायालय पूछता है कि आपने किस हैसियत से ये सरकारी पद प्राप्त किया, उसके कारणों का विश्लेषण करना। ऐसी स्थिति में
ये न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जिसको अपने दो वर्गों में बांटा है, एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को न्यायदर्शी क्षेत्राधिकार भी कहते हैं या रिट आलेख क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपीलीय न्यायालय भी है। जैसे अपन ने देखा कि भारत का अंतिम एकीकृत न्यायालय की श्रेणी में आता है, ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं अपीलीय न्यायालय। ऐसी स्थिति में इसको कुछ अपीलीय क्षेत्राधिकार भी मिले हैं। क्षेत्राधिकार भी 4 वर्गों में बटे हुए हैं। सबसे पहले जिनको कहते हैं संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 132 के तहत इसकी विवेचना होती है, 32 के तहत। फिर दूसरे नंबर पर होते हैं जिनको कहते हैं सिविल या दीवानी मामले। दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका उल्लेख कर रखा है आर्टिकल 133 के तहत। फिर आते हैं आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 134 के तहत। और चौथा आता है विशेष आदेश या विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार। विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 136 के तहत। इसको भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला दे रखा है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि किसी मामले में, किसी न्यायिक मामले में क्या प्रश्न निहित हो, अगर किसी संविधान की विधि का कोई सारवान प्रश्न या सारवान एक विधि की व्याख्या अगर उसमें निहित होती है, विधि की व्याख्या उसमें अगर निहित है, और ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय ये प्रमाणित कर दें कि इस विधि की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को क्या मिलता है? सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर एक संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले की क्या कर सकती है? सुनवाई कर सकती है। दीवानी मामले की पहले एक सामान्य रूप से एक राशि का निर्धारण किया गया, लेकिन आजकल इस राशि सीमा को एक हटा दिया गया है। और दीवानी मामले में भी एक सामान्य रूप से ये कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक महत्व की विधि का अगर प्रश्न निहित है, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्या की जा सकती है? उसका एक विश्लेषण करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के आधार पर उसका विश्लेषण करने के लिए कि वो विधि सम्मत है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपराधिक मामले में सामान्य रूप से विवेचना है कि किसी एक निम्न कोर्ट ने या किसी एक हाई कोर्ट ने किसी एक दोषमुक्त व्यक्ति के मामले को अपने पास लेकर के उसको एक दोष सिद्ध कर दिया हो या उसको सज़ा सुना दी, तो ऐसी स्थिति में, या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी ऐसे मामले में जिस मामले में एक सज़ा का प्रावधान नहीं है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि वहाँ एक सज़ा एक निम्न कोर्ट ने लॉ कोर्ट ने उसकी सज़ा को एक कम किया था और हाई कोर्ट ने अपने पास बुला करके उस मामले में एक सज़ाए मौत का मामले में उसको एक मौत की सज़ा सुना दी है। तो ऐसी एक विशेष परिस्थितियों में आपराधिक मामलों की क्षेत्राधिकार में भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपनी एक अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार में यह सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का एक स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार है। अपने विवेक के अनुसार अगर कोई अपील इस योग्य है कि वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस होता है कि वास्तव में इस मामले में एक न्यायिक व्याख्या होना आवश्यक है, यह सार्वजनिक महत्व का मामला है, यहाँ पर एक विधिक सारवान प्रश्न की अभिव्यक्ति हो रही है, या संविधान की कोई न्यायिक व्याख्या का या मूल संरचना के ढांचे की एक सारवान की एक आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में एक सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? उस मामले में विशेष अनुमति दे सकता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय मामले के तहत सुनवाई की जा सकती है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसको सामान्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया था। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार और विशेष अपील के क्षेत्राधिकार।
आगे देखते हैं कि सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकारी भूमिका के रूप में भी एक दायित्व निभाता है। तीसरा क्षेत्राधिकार है सलाहकार, सलाहकारी कार्य या शक्तियां, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत। इसमें भी दो वर्ग हैं। सामान्य रूप से देश का राष्ट्रपति, सामान्य रूप से देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। और यहाँ एक परामर्श किससे संबंधित होता है? किसी विधिक सारवान प्रश्न से संबंधित होता है। किसी मामले को लेकर सामान्य रूप से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं? उस मामले के एक विधिक सारवान प्रश्न के ऊपर न्यायालय की क्या ले सकता है? कानूनी सलाह ले सकता है। और इस कानूनी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। दूसरा मामले क्या है? दूसरे मामले ये हैं कि संविधान के लागू होने से पूर्व अगर कोई प्रविधि बनी हुई थी या कोई समझौता हुआ था या किसी प्रकार की संधि थी या किसी प्रकार के प्रलेख थे, उनके संदर्भ में कोई अगर परामर्श हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कंडीशन दूसरी होती है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है इस कंडीशन में। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में क्या है कि न तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य हैं और न ही राष्ट्रपति एक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार आदेश मानने के लिए बाध्य है। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि इस प्रकार के सारवान प्रश्न अगर एक सामान्य रूप से एक परामर्श के रूप में न्यायालय के सामने जाते हैं, तो न्यायालय ने जो न्यायिक निर्णय दिया या अंतरिम आदेश दिया या डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन को राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा। इसलिए आजकल इसी के स्वरूप की एक नई व्याख्या और हो रही है, जिसको अपने क्षेत्राधिकार के रूप में भी कह सकते हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा का कार्य भी करता है। न्यायिक समीक्षा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं। न्यायिक समीक्षा का मतलब है जुडिशली रिव्यू, जिसको क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? सामान्य रूप से इसका विकास अमेरिका से हुआ है, यूएस से हुआ है। वहाँ पर 1803 में एक मामला आया था जिसका नाम था मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद, जिसमें न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक समीक्षा के आधार पर एक न्यायिक निर्णय दिए थे। लेकिन वहाँ पर सामान्य रूप से एक प्रक्रिया अलग है और भारत में न्यायिक समीक्षा का स्वरूप अलग है, क्योंकि भारत में न्यायिक समीक्षा के स्वरूप का संवैधानिक उल्लेख कई अनुच्छेदों में मिलता है। जैसे अनुच्छेद 32 भी कहता है, अनुच्छेद 13 भी कहता है, अनुच्छेद 131 भी कहता है, अनुच्छेद 143 भी कहता है। ये सारे कंसेप्ट मिलकर के न्यायालय को क्या देते हैं? एक न्यायिक क्षेत्राधिकार देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और न्यायिक समीक्षा में क्या होता है कि सामान्य रूप से एक व्यवस्थापिका के एक विधान और कार्यपालिका के आदेशों की क्या करना? न्यायिक समीक्षा करना। अगर वो संविधान सम्मत हैं तो वो संवैधानिक हैं, और संविधान के द्वारा प्रक्रिया अपना करके नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसको सामान्य रूप से कहते हैं विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर इस प्रक्रिया की अवहेलना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको क्या कह सकते हैं? अवैध घोषित कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आदेश को अवैध घोषित कर दिया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बना था 99 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, उसको न्यायिक समीक्षा के आधार पर न्यायालय ने क्या कहा कि ये विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसका उल्लेख संविधान में है, संविधान के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अगर विधायन या कार्यपालिका के आदेश गैर कानूनी हैं तो न्यायालय उसको क्या कर सकता है? न्यायिक समीक्षा के आधार पर उसकी अवैध घोषित कर सकता है। इसमें भी एक नया विवाद आ गया 2007 में सामान्य रूप से एक मामला आया एल्कोहल बनाम तमिलनाडु मामला आया था 2007 में, जिसने ये कहा कि क्या 9वीं अनुसूची में एक
समावेशित विषयों के ऊपर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल सन 1973 के बाद के अगर विषयों का समावेश किया गया है तो उन विषयों को भी 9वीं अनुसूची में अगर समावेशित कर दिया गया है, उनका भी क्या हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, बहुत से विषयों को एक 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। उस समय सामान्य रूप से उसमें 13 विषय थे और आज 9वीं अनुसूची में 282 विषयों का समावेश है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में 2007 के एक न्यायिक समीक्षा के निर्णय के आधार पर वर्तमान में 9वीं अनुसूची के विषय जो 24 अप्रैल सन 1973 के बाद में ही समावेशित किए गए हैं, उनकी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसी न्यायिक समीक्षा का एक नया उत्पाद है जिसको क्या कहते हैं आजकल, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और न्यायिक सक्रियता का ही नया स्वरूप है जिसको क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। सामान्य रूप से जिसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, यह भी सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायिक क्षेत्राधिकार है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा, इनका दोनों का ही विकास कहाँ पर हुआ है, USA में हुआ। सामान्य रूप से एक न्यायिक सक्रियता का विकास USA में सन 1947 में हुआ था, लेकिन भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास सामान्य रूप से सन 1970 के दशक में माना जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट के करसन अय्यर, PN भगवती और चन्ना रेड्डी जैसे एक न्यायाधीशों ने इस कंसेप्ट को एक व्यापक स्वरूप दिया। और इस कंसेप्ट के आधार पर न्यायिक सक्रियता एक ऐसा मामला होता है, न्यायालय का एक ऐसा एक स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार होता है जब किसी कानूनी विधान के द्वारा गरीब या असहाय लोगों को सही और सस्ता एक सुलभ न्याय नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय स्वयं की पहल पर या जनहित याचिकाओं के माध्यम से, जनहित याचिकाएं ऐसी याचिकाएं होती हैं जिसमें याचिकाकर्ता का स्वयं का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि वो बहुत से दूसरे लोगों को, असहाय लोगों को, गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को एक न्याय दिलाने के लिए, उनके हितों के लिए न्यायालय में क्या करता है, पैरवी करता है। और ऐसी स्थिति में पैरवी करने के बाद में एक न्यायिक सक्रियता के कंसेप्ट को बढ़ा करके उनको क्या दी जाती है, न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं, ताकि उनके हितों का क्या किया जा सके, समुचित रूप से संरक्षण किया जा सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्वरूप में ये कंसेप्ट ज़्यादा एक सक्रिय हैं। न्यायिक सक्रियता भारत में सन 1970 के दशक में आई थी और ऐसी स्थिति में PN भगवती, करसन अय्यर और चन्ना रेड्डी जैसे एक न्यायाधीशों ने अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों को जो प्राकृतिक न्याय के हकदार थे, उनको सस्ता और सही और सुलभ न्याय दिलाने के लिए उन सारे मामलों को किसके तहत, जनहित याचिकाओं के माध्यम से स्वीकार किया। और ऐसी स्थिति में क्या दिया, अपना न्यायिक आदेश देना शुरू कर दिया। और उसी न्यायिक आदेश में सामान्य रूप से देश की व्यवस्थापिका और देश की कार्यपालिका को भी क्या मिलने लग गया, सुप्रीम कोर्ट से इस न्यायिक अंतरिम आदेशों से डायरेक्शन मिलने लग गया, जिसको कहते हैं न्यायिक डायरेक्शन। और इसी न्यायिक डायरेक्शन के आधार पर या न्यायिक अंतरिम आदेश के आधार पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्या करती हैं, विधान की प्रक्रिया के आधार पर लोगों को सही और सस्ता एक विधान उपलब्ध करवाने के लिए ऐसी पब्लिक पॉलिसी या ऐसी पब्लिक योजनाएं बनाती हैं जिससे लोगों को एक न्याय मिल सके। इसके बाद में अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति और देश का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है, निर्वाचन संबंधी अगर विवाद होता है तो उसकी सुनवाई भी कौन करते हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट करते हैं। कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई भी कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि सामान्य रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या घोषित किया गया है, अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है।
अभिलेख न्यायालय के पीछे दो कारण हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय कहलाता है। इसके पीछे दो कारण हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय होते हैं वो सार्वजनिक जो भी एक विधान होते हैं या एक साक्ष्य के रूप में क्या किए जाएंगे, प्रमाण के रूप में निम्न न्यायालय या नीचे वाले न्यायालय उसको स्वीकार करेंगे। दूसरा इसका कारण है कि इन न्यायालय के न्यायिक निर्णय के आदेश की क्या नहीं हो सकती, अवहेलना नहीं हो सकती। इसके पीछे दो कारण हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं। अभिलेख न्यायालय इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी एक न्यायिक डायरेक्शन या न्यायिक डिसीजन आते हैं उनको निम्न न्यायालय, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो भी एक डिस्ट्रिक्ट एक कोर्ट होते हैं या अधीनस्थ सेशन कोर्ट होते हैं, वो उनको हमेशा किसके रूप में स्वीकार करेंगे, विधान के रूप में, कानून के रूप में या साक्ष्य के रूप में उनको स्वीकार करेंगे। और दूसरा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय की क्या नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की संसद में भी उसके ऊपर क्या नहीं हो सकती, चर्चा नहीं हो सकती या कोई इसकी अवहेलना नहीं कर सकता या उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है, न्यायिक कार्रवाई करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय के रूप में भी भूमिका निभाता है। या फिर इसके अलावा दो कंसेप्ट और दे रखे हैं कि भारत में सामान्य रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। तदर्थ न्यायाधीशों का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर एक कोरम पूर्ति का अभाव है, पीठ के गठन के लिए कोरम पूर्ति का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति की राय से किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस नहीं है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को क्या बना सकता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में सामान्य रूप से एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनते हैं उसमें एक वरिष्ठता के एक फार्मूले को अपनाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने वरिष्ठता के नियम की अवहेलना करते हुए सामान्य रूप से एक वरिष्ठता के नीचे वाले क्रम के व्यक्ति को क्या बना दिया था, चीफ जस्टिस बना दिया था, जिसके ऊपर लेकर के किसी प्रकार के कई विवाद भी हुए। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत का, जिसकी शुरुआत उस संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी सन 1937 में, बाद में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 28 जनवरी सन 1950 से एक वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अपने अस्तित्व। इस प्रकार तदर्थ न्यायाधीश और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था का भी प्रबंधन किया गया है। और इसके अलावा सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो संघीय न्यायालय के रूप में जिसकी शुरुआत हुई थी, आज न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा के आधार पर और जनहित याचिकाओं के माध्यम से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की निरंकुशता को एक रोकने का प्रयास करता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक निर्णय के आधार पर सरकार के तीनों अंगों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी करता है।